अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट रईसा फ़ातिमा। आज हम द जर्नलिस्ट कट में बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट सजाद अनवर साहब से और उनसे आज की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स पे उनकी राय मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रईसा, कैसी हैं आप? ठीक ठीक हैं? हूँ सर। सर, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ी तो सीएनएन और बीबीसी ने जो रिपोर्ट किया है वो ये कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उन्होंने ये अपने पेपर में लिखा है कि उनकी बात हुई है इरानियन और यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल से जो कि पाकिस्तान में हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टीज़ की जानिब से ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा रही है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे और अगर होंगे तो इस हफ्ते के एंड तक हो जाएंगे। तो आपको इस खबर में कितनी सदाकत लगती है? आपको क्या लगता है वाक़ई सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की पॉसिबिलिटी एग्ज़िस्ट कर रही है? बिल्कुल, ये 1-2 दिन से ये चांस बहुत बढ़ चुका है क्योंकि जिस तरीके से ईरान यहाँ से वापस गया इस्लामाबाद से और अमरीकी वापस गए, तो उसका जो सबसे बड़ा अमरीकियों के लिए चैलेंज था, वो ये था कि अबनाए हर्मज़ का जो कंट्रोल है ईरान का, वो कैसे ख़त्म करना है। ठीक है। वो जाके बराह रास्त ईरान को के साथ लड़ नहीं सकते थे वहाँ पे। उन्होंने दूसरे मुल्कों की मदद मांगी थी, इससे पहले गुफ्तगू से पहले भी कोई नहीं गया था जी, वहाँ पे। बिल्कुल। तो अब उन्होंने एक फार्मूला ये निकाला कि उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, जो उसका नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेज जो कर देते हैं, ताकि जिन जहाज़ों को ईरान तेल देना भी चाहता है जी, या जिनको गुजारना भी चाहता है, उनको भी ब्लॉक कर दिया जाए। वो जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेलन देंगे, जी। ना ईरान के जहाज़ जा सकेंगे और ना अरब मुल्कों के जहाज़ जा सकेंगे। लेकिन इसमें एक इतनी खौफनाक चीज़ एलिमेंट हुँ, हुँ। सामने आ गया अमरीकियों के, जिसको वो फेस नहीं कर सकते। वो क्या है? उनको भागना पड़ रहा है इस ब्लॉकेज से भी। वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो ईरान तेल भेज रहा है वो तो चीन को भेज रहा है, और चीन के जहाज़ रोकने का मतलब क्या है? हाँ, वो आप बताएँ कि वो चाइना का क्या रिएक्शन होगा? चाइना ने एक दिन पहले वार्निंग दी हुई है कि खबरदार, जो हमारे जो एसेट्स हैं या जो हमारा जो ये जो बैनुल-अक़वामी जो हदूद हैं, उनमें अगर हमारे जहाज़ों को किसी चीज़ को रोकने की कोशिश की तो फिर हम उसको एक तरह से जंगी हरबा समझेंगे और उसका हम जवाब देंगे। आज ही चीन ने एक लेजिस्लेशन की है। उस लेजिस्लेशन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी हदूद में अगर उनके किसी एसेट को निशाना बनाया जाता है, हुँ, तो वो उसका जवाबी उसके ऊपर जवाबी हमला करेंगे, उसको जंग तस्वर करेंगे। ये अमरीकियों के लिए ये एक नई जंग होगी, ये जो ब्लॉकेज उन्होंने की, नेवल ब्लॉकेज। क्योंकि इससे पहले तो वो ईरान से लड़ रहे थे, चाइना खामोश था। अगरचे ट्रंप ने एक दिन पहले धमकी दी थी चाइना को कि आप असला सप्लाई कर रहे हो ईरान को हुँ। और ये बंद करो वरना आपके साथ ये कर। तो चाइना के साथ ये जो जंग है, ये अमरीकी किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपको लिहाजा हुँ, इसीलिए डिप्लोमेटिक सर्कल जल्दी-जल्दी एक्टिव होने शुरू हो चुके हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा खबरें तो वेस्टर्न मीडिया से आ रही हैं, जी, टॉक्स की उन्हीं के न्यूज़पेपर्स दे उन्हीं हैं, से यस। रिज्यूम होने की। जी, और उसके बावजूद कि पाकिस्तान से वो जब गए थे तो जेडी वैंस ने कहा कि हमें लगता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पे अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, और जो न्यूक्लियर डील के हवाले से ही एक ही पॉइंट पे तो ये सारी जो गुफ्तगू थी वो ख़त्म हुई थी। अमरीकी चाह रहे थे कि वो 20 साल का एग्रीमेंट करें ईरान के साथ कि ये अपनी उसकी यूरेनियम यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दें एनरिचमेंट जो है उसको रोक दें। ईरानियों ने 5 साल का कहा था और वो रिजेक्ट कर दिया अमेरिका ने। और अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। तो उस वक्त अमरीकियों के सामने ये नक्शा नहीं था कि हम अबनाए हरमज़ को ब्लॉक करेंगे तो उससे एक इंटरनेशनल बड़ी आलमी जंग, अगर चीन इन्वॉल्व होता है तो आप समझें कि ये जंग की एक शक्ल ही बदल जाएगी। तो अब उस जंग को अवॉइड करना अमेरिका के लिए लाजमी है। क्योंकि तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये जो अगला फेज़ है ना, जिसके बारे में अभी तक लोग कहते हैं पता नहीं होना है कि नहीं हुँ, होना, पता नहीं अमरीकी राज़ी होंगे कि हुँ, नहीं होंगे, हुँ, पता नहीं ईरान आता है कि नहीं आता। हुँ, मैं कहता हूँ कि वो लाजमी है अगला फेज़, हुँ। वो अगला फेज़ होके रहेगा।
चलें ठीक है, देख लेते हैं इस हफ़्ते के एंड तक, क्योंकि ट्रंप ने तो कल ये भी कहा है कि अगर चाइना का कोई जहाज़ गुज़रता है या कोई भी जहाज़ गुज़रता है, तो हम उसको उसी तरह मारेंगे जिस तरह किसी ड्रग डीलर के जहाज़ को या उसकी बोट को किसी भी सी पे मारा जाता है, हम उसी तरह उसको टारगेट करेंगे। तो देख लेते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये सूरत-ए-हाल सामने आ जाएगी। इसीलिए तो वो कहते मैंने आपको बताया ना कि जी, ये जो दोबारा से ट्रिगर हुई है टॉक्स, जी। क्यों हुई है? हुँ, उनको पता है कि जब अपनी गुफ्तगू जो करता है उससे खैर वो पीछे भी हट जाता है, बार-बार पीछे हटता है। हुँ, वो तो ईरानी तहज़ीब को भी ख़त्म करने की बात हुँ, कर रहा था। फिर हुँ, उनके साथ यानी कि 40 साल के बाद उनके साथ मुज़ाकरात पे उस तरह बैठा जैसे कभी रशिया और अमेरिका के आपस में मुज़ाकरात हुआ करते थे, बड़ी सुपर पावर्स के। जी, यानी ईरान को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, बिल्कुल, बल्कि एक बड़ी ताकत के तौर पे एक्नॉलेज किया बिल्कुल। और अपने नायब सदर को भेजा कि उनके साथ बातचीत करें। तो ये उसका पैराडॉक्स तो है ट्रंप का, लेकिन हुँ, ट्रंप जो है वो इस सारी जंग को वो ईरान के साथ लड़ सकता है, ईरान से कई गुना बड़ा मुल्क है, उनकी फ़ौज का बिल्डअप ज़्यादा है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन वो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका इस स्टेज पे कि ये जो जंग है अपना हरमज़ की जो ब्लॉकेज है, नेवल ब्लॉकेज है, वो लीड करे चीन के साथ लड़ाई को। और चीन के पास तो एक नई जनरेशन्स के जो वेपन हैं जी, और जो चीज़ें हैं, वो जब खुल के सामने आ जाएँगी, बिल्कुल, तो फिर अमेरिका के लिए सँभलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। इस जंग को अवॉइड करेगा, वो इस गुफ्तगू की तरफ आएगा। ठीक है, इसमें एक मेरा छोटा-सा पॉइंट मज़ीद ये है कि अगर जैसे अमेरिका जो है, ख़ास तौर पे ट्रंप जो हैं, वो नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं और ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंटेंशन 2 ही हैं, 2 मेन जो बड़े हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का कंट्रोल ईरान लूज़ करे और दूसरा ये कि वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट पर ब्लॉकेज लगाए। तो जब नेवल ब्लॉकेड की बार-बार बात कर रहे हैं और उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई सेकंड राउंड ऑफ टॉक से पहले-पहले नेवल ब्लॉकेज का कोई सिलसिला अपनी हतमी शक्ल नहीं इख्तियार करेगा? देखिए ईरान ने इनको गर्दन से पकड़ा हुआ है पूरी दुनिया को, अरब बिल्कुल, मुल्कों को भी बिल्कुल। अरब मुल्कों को भी और ख़ुद वेस्ट को हुँ, भी और ख़ुद अमेरिका को भी। बिल्कुल। अब वो इस गर्दन को तभी छोड़ेगा अगर उसको अमेरिका कुछ देगा। हुँ, देखें ये वो होल्ड है आबनाए हरमुज़ पे ईरान का बड़ा यूनिक जिसको जंग के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। ओके। उसके साथ केव्स हैं, उसके साथ एक ऐसी हुँ, उसकी जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल ऐसी है बिल्कुल, कि वहाँ पे अमरीकी जाने से डरते हैं। ठीक है। अमरीकी तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं मिसाइल मारेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि उसके नतीजे में वो एक अमरीकी ईरानी पावर को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। ठीक है। आबनाए हरमुज़ में न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकते ईरान को। तो लिहाज़ा वो जबड़ा उसने पकड़ा हुआ है, इनको गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इस सारी जंग का कोई इसको कल्मिनेट नहीं किया जाता, कोई गुफ्तगू कोई में से इत्तफ़ाक़-ए-राय कुछ नहीं हो जाता। इत्तफ़ाक़-ए-राय एग्रीमेंट नहीं निकलता। आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल ईरान रखेगा और आबनाए हरमुज़ का ये जो कंट्रोल ईरान के पास हुँ, है, हुँ, वो किसी न किसी शक्ल में आने वाले वक्तों में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। बिल्कुल। वो एक नया नॉर्मल बनने जा रहा वेरी है। ट्रू। हाँ, वो उससे अगर कोई कहता है कि अभी अगर किसी एग्रीमेंट के तहत ईरान पीछे भी हट जाता है, हुँ, फॉर दैट मैटर आबनाए हरमुज़ हुँ, को दोबारा एक ओपन सी के तौर पे हुँ, वो छोड़ भी देता है, लेकिन ईरान को ये पता है कि उसके पास एक ऐसी चुंगी अवेलेबल है ट्रू। जिसके ज़रिए वो दुनिया से मौसूल वसूल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। सर, मेरा दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहे हैं, जिनकी आज बहुत बात हो रही है, ये आपको कहाँ पे होती नज़र आ रही है? क्योंकि जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की बात हुई थी, तो उसके लिए इस्लामाबाद के अलावा भी ऑप्शंस थी, लेकिन जो फ़रीक हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पे इत्तेफ़ाक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तांबुल थी। लेकिन आज जो एक राउटर्स की स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग इस्लामाबाद और जेनेवा में से किसी एक जगह मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पे होंगे? देखें एक तो बात है कि जिस भी जगह पे हों, इस्तांबुल में हो जाएँ, इस्लामाबाद में हो जाएँ, जेनेवा। जनेवा में हो जाएँ, जो सहूलतकार हैं या जो मीडिएशन का काम है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा। ठीक है। ये एक कन्फर्म बात है। ओके। वजह ये है कि जेडी वैंस ने जो कल गुफ्तगू की है अमेरिका में, यस। उसने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए। हुँ, उसने कहा कि गुफ्तगू जहाँ तक रुकी थी वो उससे आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के हर फील्ड चीज़। मार्शल जी। साहब का हुँ, बहुत शुक्रिया अदा जी। किया, उनको प्रेज़ किया, उनकी तारीफ़ की। उससे ये लगता है कि वो खुश हैं,
पाकिस्तान की फैसिलिटेशन से। बिल्कुल। ना कि वो खुश हैं, ईरानी भी खुश हैं, क्योंकि पहला प्रोसेस पाकिस्तान के सामने हुआ, पाकिस्तान ने बीच में बैठ के बात गुफ्तगू कराई, तो जो इसका फॉलोअप है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बीच में ही होगा। इसके फॉलोअप में हो सकता है कि इस्लामाबाद में ही रिज्यूम हो ये अगली गुफ्तगू भी, ओके। क्योंकि जो इस्लामाबाद के बारे में अमरीकियों ने या पूरी दुनिया में जो खदशात थे वो इस्लामाबाद ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाँ, इन प्रूव कर दिया। नेगोशिएशंस को कंडक्ट किया, मीडिया को जी। फैसिलिटेट किया, दोनों फ्रीकैन की जिस तरह से इज़्ज़त अफजाई की गई, जी। दोनों को एहसास दिलाया कि हम बीच में सालिस हैं, हम किसी के साथ नहीं है, ना अमेरिका के साथ है ना ईरान के साथ है, और हम ये चाहते हैं ट्रुथफुली कि इसका कोई हल निकल आए। अच्छा, मेरा इसी टॉपिक पे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी इत्तेफाक राय की बात कर रहे थे कि जब तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो जाता, कोई एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता, तो आपको क्या लगता है इत्तेफाक राय किन किन बातों पे होगा? देखिए, एक ही बड़ी बात है, अमरीकी सिर्फ एक चीज़ चाह रहे हैं, अमरीकी सिर्फ अपनी कौम को कोई ट्रॉफी दिखाना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ये जंग बंदी की है। जी। वो चाहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, वो न्यूक्लियर ऑप्शन को हमेशा के लिए बिल्कुल। ख़त्म कर दें। अच्छा, लेकिन ईरान की क्या सबसे बड़ी अगर देखा जाए टेम्पटेशन क्या है इसमें से, हाँ, वो है कि उनके leverage। ऊपर जो पाबंदियां हैं इतने सालों से, जिसकी बिल्कुल। वजह से वो एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं वो कर पा एग्जिस्ट रहे। ही नहीं कर हाँ। पा रहे, वो पाबंदियां ख़त्म हो जाएं, पहला है। सवाल है। ठीक है। उनके जो फ्रीज अमाउंट्स पड़ी हुई हैं जी। वो रिलीज हो जाएं, और तीसरा उनको दुनिया के बराबर, अरब मुल्कों के बराबर हर जगह पे अपना तेल बेचने की ओपन मार्केट मिल सके, ठीक है। उसके ज़रिए वो अपनी तामीर नौ भी कर सकेंगे ये वो। ठीक है। और न्यूक्लियर के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, न्यूक्लियर के बारे में ईरान का जो ईरानी जो रहबर आला थे इससे पहले के, उनका फतवा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ईरानी अगर 5 साल के लिए मान सकते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करना, तो वो 10 साल के लिए भी मान सकते हैं, 15 साल के लिए भी तो उनको भी फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रीजन एट स्टेक है। और ख़ुद ईरान ने जो सफ़र किया है, ईरानी अवाम ने जो सफ़र किया है, यहाँ पे हमारे बाज़ लोग बड़ा माइंड करते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि आप ईरान पे तरस खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। नहीं, इंसानियत का सवाल है सबसे बड़ा, और ये जो जंग होती है इसको किसी ना किसी तरीके से अगर टाल दिया जाए तो देखें, ईरानी इनकलाब को आए हुए 45 साल गुजर गए हैं। अब भी आगे भी आने वाले दिनों में भी, आने वाले वक्तों में भी ज़माना तो इसी तरह गुजरता रहेगा, लेकिन ये जो स्टेजेस होती हैं, हिस्टोरिकल स्टेजेस, जहाँ से आप जंग को टाल सकते हैं, वहाँ पे आपको एक कदम आगे बढ़ के एक रोल प्ले करना होता है। सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको वाकई में लगता है कि अभी जो हमने लास्ट अराउंड 40 डेज़ ऑफ वॉर देखा है और जिस लेवल का देखा है, तो क्या वाकई ईरान अपनी इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनने से ख़ुद को रोक पाएगा, या फ्लेक्सिबिलिटी इतनी शो करेगा कि वो सिर्फ डील करने तक वो कहे कि हाँ ठीक है, हम न्यूक्लियर मतलब हम नहीं करते, हम न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करते, और जो 400 केजीज़ ऑफ यूरेनियम है जो कि अमेरिका कह रहा है कि वो हमारे हवाले कर दिया जाए, आपको लगता है कि ईरान अब इस पॉइंट पे है कि वो इतना झुक जाएगा कि वो ये सारी शर्तें मान लेगा सिर्फ इस वजह से कि वो वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं? एनरिच्ड यूरेनियम किसी के हवाले तो ईरान नहीं करेगा, ठीक है। ना कोई किसी से, ना किसी को पता है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, पहली बात, ठीक है। वो तो ट्रंप जो है वो इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ इसलिए करता है कि अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। रह गई बात कि अगर आप 5 साल के लिए एग्री कर सकते हैं तो वो उनकी 20 साल की डिमांड है, दरमियान में आ जाओ ना कहीं पे, कुछ मीडिएशन करके कहीं दरमियान में आ जाए, और ये जो एट द मूवमेंट, ये जो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं इस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें से कोई रास्ता अगर निकल आता है और ईरान एक थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मुझे तो 5 साल का भी नहीं यकीन था, ये हमें पता चला था कि 5 साल के लिए ईरान मान गया था। इसी तरह ईरान थोड़ी सी लचक दिखाए, क्योंकि बेसिकली ये जंग जो है अमेरिका हार चुका है, अमेरिका सिर्फ वहाँ से निकलना चाहता है, फेस सेविंग करना उसको अगर कोई फेस सेविंग मिलती है या कोई रास्ता देना चाहिए ईरान को ताकि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि इज़राइल की पूरी कोशिश है कि वो यहाँ पे रुका रहे। इज़राइल की एक पूरी कोशिश है, आप ये देखें, अगर ये मुआहदा नहीं होता तो उसकी वर्स्ट
शक्ल पाकिस्तान के लिए क्या होगी? चीन दरमियान में आता है, चीन अमेरिका से लड़ता है, ये तो एक और कहानी है। पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर ये जंग आगे जाती है तो सऊदी अरब के साथ हम एक डिफेंस पैक्ट में हैं, और आने वाले दिनों में ईरान अगर अटैक करता है दोबारा सऊदी अरब पे, तो सऊदी अरब पहले ही हमें प्रेशर कर रहा है कि आप आएँ, आके हमारा डिफेंस करें। बाज़ हल्के कहते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ लोगों को, दस्तों को भेज भी दिया सऊदी अरब। तो जब सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान लड़ रहा होगा ईरान के साथ, तो कितनी बुरी सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। हम अपने मुल्क को कैसे संभाल सकेंगे? यहाँ पे शिया सुन्नी पहले से एक दरार मौजूद है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है, ये कुछ सादा सवाल नहीं है कि ये मुज़ाकरात हो जाएं, रास्ता निकल आए। ये इस पूरी रीजन की शक्ल बदल देगा। अगर ये जंग जारी रहती है तो ईरान को, अपने लोगों को, उनको और भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अमरीकी तो पहले ही लूज कर चुके हैं इस जंग को, वो तो डेस्परेट हैं। ये डेस्परेट एफर्ट नहीं है कि उन्होंने नेवल ब्लॉकेज कर दी है, साफ नजर आ रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे 2-3 कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ ब्रीफली। एक तो ये कि पहले तो अमेरिका में ट्रंप को इन हाउस सिर्फ पॉलिटिकल अपोजिशन का सामना था, लेकिन अब रिसेंटली रिलीजियस अपोजिशन का सामना भी करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जो उनका पोप लियो के बारे में क्रिटिसिज्म था, जिसको इरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने उसको सपोर्ट भी किया है, पोप लियो को, उनको सपोर्ट किया है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो ट्रंप अपनी AI पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, फिर वो सारी बातें मीडिया पे डाल देते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं, तो ये क्या होता है? देखिए, ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि वो अमेरिका जो खुद को सेकुलर मुल्क कहता है जी, वो मज़हब के पीछे छुपना चाह रहा है इस जंग में। और ईरान, जिसको हम एक मजहबी रियासत कहते हैं, वहाँ पे मुल्ला हुक्मरान है, वो उसने अब तक कोई मज़हब की ढाल नहीं बनाई। उसने अभी तक कोई अपने इस्लाम को और इस्लामी मुल्कों को मुतहर्रिक करने के लिए मज़हब का कोई कार्ड प्ले नहीं किया। बल्कि क्या किया, मैं समझता हूँ कि ये जो गुफ्तगू भी हुई इस्लामाबाद में, इस पे एक बड़े मुबस्सर ने कहा कि अमरीकी तो चूँकि लूट खसूट के बाद एक अमरीकी सोसाइटी सामने आई, एक बड़ी खाना जंगी के बाद, एक इस तरह की, यानी एक बदतरीन सोशल क्राइसिस के बाद अमेरिका ने जन्म लिया था। लेकिन ईरान की जो 2500 साल तारीख है, साइरस ने जिसकी बुनियाद रखी, पहला आइन लिखा, ईरानी उस तहजीब से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और वो ईरानियों ने, ये बड़ा शानदार जुमला था उनका, उन्होंने कहा कि अमरीकी कहते हैं कि या हमारी बात मानो, झुक जाओ, या मुज़ाकरात से उठ जाओ। जबकि ईरानी कहते हैं बैठें, बात करते हैं, सोचते हैं, सोच के आगे बढ़ते हैं। यानी दोनों में एक फ़र्क। और अभी जो आपने बात की कि उनके ख़िलाफ़ तो खुद जब उन्होंने अपनी एक तस्वीर लगाई, हज़रत मसीह बन के उन्होंने AI डिज़ाइंड एक तस्वीर शेयर की, तो जब ट्रंप के बारे में सारी दुनिया में शोर मचा, तो उसने वो तस्वीर हटानी पड़ी उसको। दुनिया के ताकतवर शख्स को अपनी वो तस्वीर हटानी पड़ी और कहा कि मैं तो एक डॉक्टर, और पीछे रेड क्रॉस की अलामत थी, तो मैं तो खैर यानी लोगों ने अब इसका वो किया तो मैंने उसको हटा दिया। यानी वो हज़रत मसीह के रूप में अपने आप को पेश करने की खुदा खास्ता कोशिश कर रहे थे। और दूसरा, उनका जो वार मिनिस्टर है, उसने कहा कि ये मसीहियों की जंग है। लेकिन ईरान ने, जब पोप लियो ने कहा कि इस जंग को बंद करो, इंसानों को मत मारो और बाइबल के पीछे मत छुपो, तो ट्रंप ने जो पोप लियो है उसकी किरदार कुशी और उसके बारे में कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ है, और ये जो लोगों को मारने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा है, क्रिमिनल्स के साथ खड़ा है। तो लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने पोप को कहा कि आप एक अजीम लो, आपकी अजमत को हम सलाम करते हैं। उन्होंने कोई अल्टरनेटिव इस्लामी एजेंडा बनाने की कोशिश नहीं उसके सामने। उन्होंने उनके पोप की तारीफ की, क्रिश्चियन जो सिंबल हैं रिलीजन के, उनको कहा कि आपकी अजमत को सलाम। तो मैं समझता हूँ कि लिबरल और सेकुलर ज़्यादा तो अब मुझे ईरान नज़र आ रहा है ये अमेरिका के मुकाबले में। ठीक है।
सर एक और छोटा-सा सवाल ये है कि आज की एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक औरत को आर्मी चीफ़ तैनात कर दिया। जबकि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो गहीदा फ़ारूकी आपने देखा होगा, पिछले 2 दिनों से जो उनकी चॉइस ऑफ क्लोथिंग पे जो सवालात उठ रहे हैं, जिस पे उन्होंने तरदीद भी की है और उन्होंने कहा है कि उनको दोबारा साल मतलब 2012 से इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटोशॉप की गई है। तो आपको ये हमारी सोसाइटी का सारा जो फ़ोकस है वो औरतों की चॉइस ऑफ क्लोथिंग पे आज तक क्यों है? मुझे लगता है कि यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम एज़ अ सोसाइटी ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना आपने है? बिल्कुल दुरुस्त कहा। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी लड़की की बॉडी शेमिंग करते हैं, उसके ड्रेस पे बात करते हैं, उसकी शक्ल पे बात करते हैं। और ये बॉडी शेमिंग सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के साथ भी की जाती है। बदकिस्मती है ये, पाकिस्तान में बदकिस्मती है। और इसको ये एक ज़हनी सतह से ऊपर उभरने की ज़रूरत है, ऊपर जाके सोचने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि ये जो सोशल मीडिया और इसका जो एल्गोरिदम है, इसने जो गटर टाइप लोग हैं उनको एक इतनी बड़ी एक उसमें शक्ल में ज़ाहिर कर दिया है कि यूँ लगता है जैसे आप सोशल मीडिया ऑन करते हो तो आपको लगता है सारे लोग ही ऐसे हैं। सेन वॉइसेस बहुत कम हैं जो सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट होती हैं। जी। और पाकिस्तान के बारे में ये एक बहुत शर्मनाक कहानी है कि अपनी लड़कियों को, उन लड़कियों को जब घर से बाहर आती हैं, काम करती हैं, नाम बनाती हैं, अपनी पहचान बनाती हैं, उनको निशाना बनाया जाता है सिर्फ अपने पैटी छोटे से पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। बिल्कुल। और ये कैसी बात है कि आप समझते हैं कि आप किसी दूसरी लड़की के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करके अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों की तकरीम को बचा सकेंगे, या अपनी पार्टी को, जिस पार्टी के भी साथ खड़े हैं, उस पार्टी के लीडर को, उसकी बहनों को, उसकी बेटी को इस तरह के इल्ज़ामात से बचा सकेंगे? ये एक बहुत शर्मनाक बात है। इस हमारी सोसाइटी को ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह की कहानी सामने आनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हमारे हमारे यहाँ भी एक जनरल खातून रिसेंटली बनी हैं। किसी वक्त होना चाहिए कि ऐसा वक्त आए अगर वज़ीर आज़म हो सकती हैं आपके मुल्क की एक बिल्कुल। खातून, एक सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव और मुल्क की चीफ़ एग्जेक्टिव एक खातून हो सकती हैं, हाई कोर्ट की जज एक खातून हो सकती हैं, इवन सुप्रीम तो कोर्ट फॉर दैट इवन मैटर। सुप्रीम कोर्ट जी। की अभी तो जज हैं, चीफ 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 जस्टिस जस्टिस भी बन सकती हैं आप। तो आर्मी चीफ क्यों नहीं? एक वक्त आएगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये जो लेग पुलिंग करते हैं, ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं, ये जो ट्रोलिंग करने वाले लोग होते हैं, ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करते। फिर जब सोसाइटी ग्रो करती है तो ये लोग पीछे रह जाते हैं। हाँ, इनका बेसिकली काम तो इंतशार फैलाना ही होता है। जी, जी। सर इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो अभी हम जंग की सूरत हाल के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग की जा रही है पाकिस्तान के बारे में, पीटीआई की जानिब से, इंडिया की जानिब से, इसराइल की जानिब से। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई का कहना है कि पाकिस्तान एक्सपोज़ हो रहा है, ये ग़ुलाम रियासत है, जबकि इंडिया और इसराइल का कहना है कि पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल गेन्स की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और वो टेररिज्म का हब है। तो आप इस नेगेटिव नैरेटिव बिल्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान की लेग पुलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? उनको, इन तीनों लोगों को शर्म करनी चाहिए कि इनको देखना चाहिए जेडी वैंस की तरफ। इज़राइल जो सबसे बड़ा चहेता है अमेरिका का, वो क्यों नहीं देखता जेडी वेंस की तरफ, वो ट्रंप की तरफ, जो कि कहते हैं कि ट्रंप कहता है कि बहुत सारे नेक लोग पाकिस्तानियों को कहता है जो इस गुफ्तगू में शामिल हैं। जेडी वेंस तारीफ़ कर रहा है। वजह यह है कि इज़राइल ख़ुद मेज़ पर नहीं है और पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया इज़राइल को कि वो इस नेगोशिएशन का हिस्सा बन सके। इज़राइल की चीखों पुकार तो समझ में आती है, वो ये भी नहीं चाहता कि जंग ख़त्म हो। इज़राइल ये चाहता है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के ईरान के साथ लड़ाई करें। उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता तो वो ऐसी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया की बात कर रही हैं। इंडिया में जो समझदार मुबस्सर है या अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लोग हैं, वो तो मोदी को गाली दे रहे हैं कि तुम इररिलेवेंट हो गए हो दुनिया की पॉलिटिक्स में, तुम मैप आउट हो गए हो, तुम कहीं नज़र नहीं आ रहे, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तुम जो विश्व गुरु थे वो कहाँ थे कि इस रीजन में जंग हो रही है और तुम इज़राइल चले गए और तुम एक पार्टी का हिस्सा बन गए। और पाकिस्तान जो कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद, ईरान का दोस्त होने के बावजूद, ईरानी आयतुल्ला
ख़ामनेई की शहादत पे ताज़ियत करने वाला मुल्क जो है वो मीडिएशन में आ गया है, वो सेंटर स्टेज पे आ गया, और आप कहाँ हो? तो इंडिया में जो गोदी मीडिया है वो तो इस तरह की बकवास करता रहेगा, मेजर गौरव ओरिया जैसे लोग जो हैं। तो इसलिए इंडिया में तो ख़ुद पाकिस्तान की प्रेज़ हो रही है। आप आर्टिकल पढ़ें शशि थरूर का, जिसमें उसने कहा कि इंडिया को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया को ये सोचना चाहिए कि खित्ते में एक पायदार अमन के लिए रास्ता खुल रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है सर, जाने बढ़ते हैं। और इसी तरह पीटीआई का मामला है। पीटीआई ये समझती है कि जिस गुफ्तगू में, जिस शो में, जिस स्टेज पे इमरान खान नहीं है ना, वो उसको तो आग लग जाए। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जो इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करता है वो बुग़्ज़ इमरान का शिकार है। खुदा की मतलब इन लोगों को समझ नहीं आती कि एक बंदे के अलावा भी ये दुनिया है, और इसको वो रियलाइज़ करने में, इस नफ्सियाती झटके से निकलने में उनको कुछ वक्त लगेगा। सर उसकी भी उम्मीद वैसे कम ही है, क्योंकि वो हमेशा से इमेच्योर थे और इमेच्योर बातें करते हैं। एनीवे, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो ये कि पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान की शियाइट कम्युनिटी है उसमें ख़ास तबका है जो कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को लेट डाउन किया है, और जो ईरान है वो भी पाकिस्तान को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करता, जबकि ईरान पाकिस्तान की तरह अमेरिका की एक सैटेलाइट स्टेट नहीं बनना चाहता। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, उनकी इस परसेप्शन के बारे में? बेसिकली ये भी उसी तरह की एक लॉबी है जिस तरह की लॉबी ये दूसरी थी। ईरान पाकिस्तान को हाई रेट कर रहा है। ईरान में पाकिस्तान के तराने बनाए जा रहे हैं फ़ारसी में, और वो झंडे लहराए जा रहे हैं, और ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा उर्दू में एक ट्वीट जारी करता है, वो जाते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करके जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना वो हथियार लेकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सारा का सारा ईरान के साथ खड़ा करके दुनिया के साथ एक आलमी जंग क्यों नहीं लड़ता। यानी इन लोगों, ये भी अपने उस पूरे जो फ्रेम ऑफ थिंकिंग है उससे बाहर नहीं निकलते, और ये ईरान से बढ़ के ईरानी बने हुए हैं, जबकि ईरानी अवाम कुछ और कह रहे हैं और ये यहाँ पे बैठे कुछ और कह रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कम से कम इन निगोशिएशंस में, मैं पुरानी बात नहीं करता, इन निगोशिएशंस में पाकिस्तान की गैर जानबदारी को तस्लीम किया गया ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और ये बहुत बड़ा मेडल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ी सी राइट विंग की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ। हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं 16 साल से, वो आज वो एक राइट विंग के बंदे हैं और ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, तो वो इलेक्शन हार गए हैं। तो राइट विंग की पॉलिटिक्स खित्ते में या उसका फ्यूचर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और अगर वो आज हारे हैं तो किन वजूहात की वजह से हारे हैं? देखें, एक बुनियादी बात है, वो बुनियादी बात ये है कि जो फार राइट लीडरशिप होती है ना, वो इसलिए पॉपुलर हो जाती है अपने अपने मुल्कों में क्योंकि वो उन तासुबात को और उन प्राइड्स को हवा देती है जो मुखालफिन जिससे हिट होते हों, और लोगों के अंदर एक जज्बात पैदा होते हैं कि हम एक अजीम कौम हैं, और वो ये राइट जो होते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं। और इनका अलमिया ये होता है कि जब जंग लगती है, जब टेस्ट आता है किसी कौम का, उस वक्त ये भाग रहे होते हैं गीदड़ की तरह। उस वक्त ये ग्राउंड पे खड़े नहीं हो पाते। आपने मोदी का देखा इंडिया में, ये मई की जो जंग थी उसमें उससे पहले वो पाकिस्तान के बारे में कैसी गुफ्तगू करता था। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी इंडियंस की, वो कहाँ ले गया था। एक 3 दिन की लड़ाई में वो भीगी बिल्ली बन गया, इर्रेलेवेंट हो गया सारी दुनिया में। इसी तरह ट्रंप है। ट्रंप ने ये जो मिडल ईस्ट में उनके कहने पे जंग शुरू की है, इज़राइल के कहने पे ख़ास तौर पे, और जिस तरीके से उसने एग्रीमेंट जो था न्यूक्लियर एग्रीमेंट ईरान का, वो वन वे इसने पहले ख़त्म किया, जिस तरीके से उसने एक हॉकिश पॉलिसी बनाई, जिस तरह से उसने क्रिश्चियनिटी को वहाँ पे हवा देने की कोशिश की, जो अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने, लेकिन अब उसको भागना पड़ रहा है इस सारी जंग से। तो फार राइट जब टेस्ट का वक्त आता है तो इनके हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय नाकामी के। और ये जो पिछले दिनों एक हवा था ना इस जंग से पहले, इस जंग ने बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, गल्फ़ वार ने। इससे पहले एक हवा था कि लिबरल गवर्नमेंट्स
लिबरल हुकूमतें ख़त्म हो रही हैं और लिबरल फाशिस्ट डेमोक्रेसीज़ जी। लिबरल डेमोक्रेसीज़ ख़त्म हो रही हैं और फाशिस्ट डेमोक्रेसीज़ का ज़माना शुरू हो रहा है। क्योंकि लोग बात करते थे इमरान खान की, लोग बात करते थे मोदी की, लोग बात करते थे ट्रंप की। इस जंग ने इस आइडिया को एक्सपोज़ कर दी। तहलील कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। ओके। हंगरी का इलेक्शन उसकी वाज़ेह अलामत है। आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा इंडिया के इलेक्शन, बाकी इलेक्शन, ये जो वॉर मॉन्गरिंग लोग हैं, ये फार राइट लोग हैं, इनको शिकस्त होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस ऑन ऑल द मैटर्स टुडे। आज की एपिसोड में इतना ही। हम कल हाज़िर होते हैं आपके साथ एक नई एपिसोड लेकर। थैंक यू सो मच।